जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11 के हैं वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, और ख़ासकर जो स्टूडेंट बीसीसी, सीवीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीसीसी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आए हुए थे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो आप लोग को समझ में आएगा कि कृषि का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ और किस समय में कौन सी फसल की खेती शुरू हुई। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि कृषि का इतिहास के बारे में कि जो है कृषि किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर पहले मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, किसने एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सभी जो हिस्ट्री की बात है तो वही लिखा हुआ है कि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें दो शब्द मेनली हम लोग को देखने को मिलता है, एक होता है बीसी और एक होता है एडी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। देखिए, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है। और एडी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इन दी ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि भगवान के उतनवें साल में। आगे हम लोग बात करते हैं, चूँकि अंग्रेजों ने ही इस दुनिया पर राज किया तो यह पद्धति इन्हीं के द्वारा दी हुई है, यानी कि आज जो हम एडी और बीसी बोलते हैं यह जो है अंग्रेजों की दी हुई पद्धति है। तो इसमें क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म को हम लोग जीरो मानते हैं, और उनके जन्म से अगर हम 100 साल पहले जाते हैं तो उसको बोलते हैं 100 बीसी। अगर 200 साल पहले की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं 200 बीसी। अगर 5000 साल पहले की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं 5000 बीसी, ठीक है। अगर 7500 साल पहले की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं 7500 बीसी, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग जो है अगर हम लोग जो है 100 साल बाद की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 100 एडी, 500 साल बाद की बात करेंगे तो हो जाएगा 500 एडी। लेकिन क्या होता है कि एडी को हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। एडी का मतलब भी क्या होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि उनके जन्म के उतने में साल में। हम मान लेते हैं कि 2023 का वर्ष है तो हम क्या लिखते हैं 2023 का मतलब हो गया क्या कि ईसा मसीह के जन्म के 2023वें साल में, ठीक है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, तो स्टार्ट्स बिफोर 7500 बीसी बाय प्रिमिटिव मैन। देखिए, उस समय क्या था 7500 बीसी में क्या थे कि उस समय आदि मानव थे, तो एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है 7500 बीसी में आदि मानव के द्वारा हुई। लेकिन अगर हम बात करें आज से, यानी कि 2024 से, तो फ्रॉम टुडे अगर हम बात करें आज से तो लगभग 10,000 साल पहले। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 7500 साल बीसी मतलब कब से बोल रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से 7500 साल पहले। लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा, उसमें 2024 अभी चल रहा है तो इसको हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, लगभग ये जो है यानी कि 9524 आ जाएगा, मतलब कि लगभग जो 10,000 के आसपास आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम आज से बात करें फ्रॉम टुडे तो वो हो जाएगा लगभग 10,000 साल पहले। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से बात करें तो हो जाएगा 7500 बीसी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, अब है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत किस प्रकार से, उसके पीछे दो प्रकार के तर्क हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला कंडीशन है कि प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है आदि मानव। प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, आदि मानव ने कृषि की शुरुआत की। तो कैसे की, तो हो सकता है कि जो है भगवान आए होंगे और आदि मानव को बोले होंगे क्या कि तुम कुछ सीड लो, ठीक है, तुम कुछ सीड लो या तुम कुछ प्लांट लो, इसको ग्रो करो, अब जो है जंगली जानवर को मारना छोड़ दो। तो इस प्रकार से हो सकता है कि खेती की शुरुआत हुई होगी। वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले आदि मानव का ग्रुप शिकार पर निकलता था, तो वे शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। हो सकता है कि भगवान आए होंगे और बोले होंगे कि ये सीड या प्लांट लो और खेती करो। एक कंडीशन एक है, ठीक है। एक कंडीशन और है कि जो कि आदि मानव जो है क्या हंटिंग करने के लिए यानी कि शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में जाते थे। वहाँ पर जो है एनिमल के साथ साथ क्या होता है प्लांट भी होता था। तो हो सकता है कि वे उसमें से कुछ प्लांट को जो है कुछ जो प्लांट के फ्रूट हैं उनको जो है घर पर ले आए होंगे। उसके बाद जब उसको उस फल के बीज को उन्होंने खा के अपने घर के आसपास फेंक दिया तो उन्होंने देखा क्या कि उससे कुछ प्लांट फिर निकल रहे हैं। उसी प्लांट से फिर उन्होंने देखा कि कुछ साल बाद उसमें जो है फल भी आ रहे हैं।
ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने घर के पास उनको जो है विधिवत रूप से फिर उसका खेती करना स्टार्ट किया, या हो सकता है कि इस प्रकार से खेती का शुरुआत हुआ होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हो सकता है कि फॉरेस्ट में से कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जो खाने लायक हो, उसको वे जहाँ उसकी गुफाएं थी, मतलब जहाँ उनका फार्म था, जिनका हाउस था, जहाँ पर उनका गुफा था, उसको वहाँ पर ले आए और अपने देख रेख में वहाँ पर उसको कल्टीवेट मतलब कि खेती करना शुरू किया होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, खेती की शुरुआत हुई। तो हमारे पास दो तर्क है। पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान आए होंगे, उनको सीड दिए होंगे या प्लांटिंग मटेरियल दिए होंगे, बोले होंगे कि खेती करो। या पार्ट दो में कहता है कि उन्होंने जंगल से कुछ ऐसे प्लांट या कुछ ऐसे फ्रूट को लेकर आया क्या कि जिसको हम लोग फिर से खेती कर सकते हैं, और इस प्रकार से खेती की शुरुआत हुई। तो हमारा जो पार्ट टू है यानी कि कंडीशन दो है वो ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से खेती की शुरुआत हुई। अब क्या थे कि वे लोग जो जंगल से जो पेड़ पौधे लेके आ रहे थे वे सब वाइल्ड स्पीशीज थी, मतलब कि जंगली प्रजाति के पौधे थे। उनको उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन मैनेजमेंट में लाया। मतलब क्या कि ह्यूमन मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि उन्होंने उनको जो टाइमली वाटर दिया, न्यूट्रिएंट मतलब कि पोषक तत्व दिया, और उनको जो है खेती करना स्टार्ट किया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि जो भी जंगली प्रजाति है उसको मानव अपनी जब देख रेख में जब लगाता है, जब उसको उगाना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन क्या है, डोमेस्टिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी क्रॉप को हम लोग उसमें कुछ सुधार करना है तो सबसे पहले हम लोग उसको जंगल से लेकर आते हैं, उसका पहले खेती करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। वही बोल रहा है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब कि फसल सुधार का जो पहला जो स्टेप है वो डोमेस्टिकेशन ही है। तो जब हम बात करते हैं कि आदि मानव ने सबसे पहले किस क्रॉप की खेती शुरू की होगी, तो उसमें दो क्रॉप आता है, वीट और बार्ले। वीट का मतलब होता है गेहूं और बार्ले का मतलब होता है जौ। ठीक है। गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट की कब, तो 7500 BC में। ठीक है। उसके बाद होता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग ऑफ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। मतलब कि जो भी हमारे पास जंगली प्रजाति के पौधे हैं, जब हम उनको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पर होगा मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन मैनेजमेंट, जो भी जंगली प्रजाति के पौधे हैं, जब उनको जो है मनुष्य अपनी जब देख रेख में उगाता है तो उसको बोलते हैं क्या, डोमेस्टिकेशन। कहने का मतलब कि आज जितने भी हमारे आसपास क्रॉप हैं वो सभी कभी ना कभी जो है जंगली प्रजाति के पौधे थे। उनको जो है आदि मानव या उनको जो है फार्मर जो है जंगल से लेकर उनको उगाना स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं क्या, डोमेस्टिकेशन। यानी कि ऑल द कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इन सभी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या, एग्रीकल्चर का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड के अंत में कल्चर लगा होगा वो सभी क्या हो जाएगा, लैटिन। जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो जिस भी वर्ड के अंत में कल्चर लगा होगा वो सब हो जाएगा लैटिन वर्ड। और जिस भी वर्ड के अंत में लगा होगा लॉजी या नोमी, ठीक है, वो सब वर्ड जो है ग्रीक वर्ड हो जाता है। जैसे कि बायोलॉजी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ग्रीक वर्ड। जूलॉजी, इंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये सभी जो ग्रीक वर्ड है। तो हम लोग बात करें एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको एगर, कहीं कहीं मिलेगा एग्री, ठीक है, दोनों सही है। एगर या एग्री और कल्चरा। एगर या एग्री का मतलब होता है भूमि या मृदा, और कल्चरा का मतलब होता है खेत जोतना, मतलब कि सॉइल कल्टीवेट। ठीक है, भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल और खेत जोतना को बोलते हैं कल्टीवेट। देखिए कृषि में क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जितनी भी कृषि क्रियाएं होती है वो सभी कहीं न कहीं भूमि पर ही होती है। अगर हम लोग को जो है फसल उगाना है, धान गेहूँ मक्का, या फल लगाना है, फूल लगाना है, सब्जी लगाना है, तो मेनली हम लोग खेती जो भूमि पर ही करते हैं। चाहे अगर हम लोग को पशुपालन करना है तो उसके लिए जो घास आएगा तो कहाँ से आएगा, वो जो भूमि से आएगा। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, भूमि पर ही डिपेंड है। इसी कारण से एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि भूमि और खेत जोतना, मतलब कि खेत की जुताई करके हम लोग उस पर खेती का काम करते हैं। आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर का एक परिभाषा क्या हो सकता है। तो एग्रीकल्चर, ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर का कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है। आप अपने मन से एक अच्छा सा डिफिनेशन खुद से भी इसके बारे में बना सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर क्या है, कृषि व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, फल उत्पादन, पुष्पोत्पादन, शाक का मतलब यहाँ हुआ वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है, शाक उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन,
लाख कीट पालन, केचुआ पालन, मछली पालन ETC के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कृषि क्या है? कृषि एक ब्रॉड टर्म है, मतलब जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें जितने भी इसके ब्रांच है वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे वो फसल उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, सब्जी उत्पादन हो, फूल उत्पादन हो, मधुमक्खी पालन हो, पशु पालन हो, कीट पालन, केचुआ पालन, सबको मिला क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एक और डिफिनेशन हमने क्लास 11 के बुक से लिया है कि कृषि मानव समुदाय का वह क्रियाकलाप है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों का इष्टतम उपयोग द्वारा, मतलब क्या कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो जल है, चाहे और भी जितने भी सोर्स हैं, उनको इस प्रकार से उपयोग करता है कि उसके द्वारा उनको जो भोजन, दाना, चारा, रेशा और जलावन की प्राप्ति होती है। तो इसको भी हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर के द्वारा मनुष्य 5F, ठीक है, तो 5F का कभी कभी एग्जाम में आता है कि 5F का इनमें से मतलब कौन है कौन नहीं है। देखिए, फर्स्ट F का मतलब होता है फूड, सेकेंड का होता है फीड, थर्ड का होता है फूडर, फोर्थ का होता है फाइबर, पाँच का होता है फ्यूल। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है अपना भोजन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपना जो है दाना का, उसके बाद बात करते हैं पशु की यानी कि फूडर का, उसके बाद बात करते हैं फाइबर का मतलब रेशा। देखिए, हाँ, रेशा का मतलब क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के घर में जूट का बोरा होगा, तो उसमें जो पतला पतला जो धागा निकलता है तो उसको बोलते हैं फाइबर, यानी कि उसको बोलते हैं रेशा। उसी सभी रेशा को मिलाकर आपस में बोरा हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। और फ्यूल का मतलब हो गया जलावन। तो 5S का मतलब क्या होता है? फूड, फीड, फूडर, फाइबर एंड फ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो में धैर्य से बने रखें। हम लोग इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन BCSC के एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11 के हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो खैर, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बंदर को मानव का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि मनुष्य भी बंदर था, बाद में क्या हुआ कि उसमें कुछ चेंज आया समय के साथ, फिर वह जो है मानव में बदल गया। ठीक है, अब है प्राक वैदिक काल, उसको बोलते हैं प्री वैदिक पीरियड। ठीक है, मतलब कि प्री वैदिक पीरियड में जो है कृषि में क्या क्या हुआ। देखिए, प्री वैदिक जो पीरियड है उसमें हम लोग को पढ़ना है 10,000 BC। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा? BC। 10,000 BC से पढ़ना है कहाँ तक? इसमें पढ़ना है हम लोग को 2200 BC तक। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, कि 10,000 BC से 2200 BC तक जो भी घटना आएगा, यानी कि 10,000 BC से लेकर 2200 BC, इससे क्वेश्चन एग्जाम आता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। 10,000 BC से 2200 BC तक जो भी घटना आ जाएगा, वो सब घटना जो है वो आ जाएगा प्राक वैदिक काल, यानी कि प्री वैदिक पीरियड में। तो इसमें और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले है कि 10,000 ईसा पूर्व में जो है मनुष्य भोजन के लिए शिकार अथवा वनस्पतिक भोज पदार्थों पर निर्भर था। मतलब क्या कि जो मनुष्य का जो भोजन का जो स्रोत था वो क्या? शिकार। मतलब शिकार करेगा तभी उसको खाना मिलेगा, या अगर पेड़ पौधे से कुछ अगर फ्रूट मिल जाए तो उस पर वह डिपेंड था, मतलब उससे अपना भोजन कर लेता था। आगे बात करते हैं कुत्ता पालन। ठीक है, देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता। अभी भी अगर आप देखिएगा कि जो है गांव घर में या कोई भी शहर में, तो मनुष्य जो है कुत्ता को बहुत ही प्यार से पालता है। तो इसी प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है कि मनुष्य ने सभ्यता के विकास के क्रम में सबसे पहले जो कुत्ता को पालतू बनाया। उसके बाद आ गया भेड़। भेड़ कब था? 8700 BC में भेड़। ठीक है, 7700 BC में बकरी पालन, 6000 BC में गाय और सुअर पालन स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन जो है बकरी पालन से भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि बकरी पालन कब स्टार्ट हुआ? तो 7700 BC में। उसके बाद बात करते हैं कि क्रॉप की, यानी कि फसल की। तो 7500 BC में गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हुई। ठीक है, 4400 BC में मक्का की खेती, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग को सभी पॉइंट को याद कर लेना। उसके बाद ये आलू की खेती जो 3500 BC में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन BCSC के एग्जाम में। 3400 ईस्वी में BC, यानी कि 3400 BC में पहिया यानी कि चक्का का आविष्कार हुआ। 3000 में मनुष्य ने अपना पहला हल बनाया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य ने अपना पहला हल कब बनाया? तो 3400 ईस्वी में। आज
3400 ईस्वी में जब चक्का का आविष्कार हुआ तो उससे क्या, उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम जो बहुत आसान हो गया। आज जितने भी हमारे आसपास ट्रेन है, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, साइकिल है, चाहे वो एरोप्लेन है, सबका पहिया क्या है, गोल है। तो जब पहिया का आविष्कार हो गया तो उसने जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में बहुत ही हेल्प किया। उसके बाद है 2700 BC में जो है वो जो है रेशम कीट मतलब सिल्क वर्म पालन स्टार्ट हुआ। कहाँ, चाइना में, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कहाँ हुआ, चीन में स्टार्ट हुआ रेशम कीट पालन। उसके बाद है कि भैंस पालन, ठीक है, भैंस पालन जो है 2200 ईस्वी में। और 2200 ईस्वी में ये क्वेश्चन जो BCC में पूछा गया धान बारे में कि धान की खेती जो 2200 ईस्वी में कहाँ भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 2300 में 3 क्रॉप, चना, सरसों और कपास। इसमें देखिए, इसमें सभी पॉइंट कहीं न कहीं ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोगों को जो है आलू ध्यान रखना है, मक्का और गेहूँ और जौ, और इधर से धान ध्यान रखना है, ठीक है। इतने से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद अगला पॉइंट है ईसा पूर्व 8700 से 7500 के बीच पशुपालन ही मानव की कृषि का मुख्य आधार था। मतलब क्या कि 8700 से 7500 ईसा पूर्व के बीच जो है ना, मनुष्य जो है पशुपालन पर ही मेनली डिपेंडेंट था। आगे बात करते हैं वैदिक काल की, इसे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, वैदिक काल में जो भी हम लोग घटना की बात करेंगे वो है 1800 से लेके, ठीक है, 1800 से लेके 1400 BC तक में। देखिए, सबसे पहले है कि 1800 BC में ये क्वेश्चन जो है अभी एक एग्ज़ाम हुआ था BAO का मतलब होता है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का मतलब होता है प्रखंड कृषि पदाधिकारी। उसका एक परीक्षा हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि जो है ना रागी की खेती कब से शुरू हुई, तो 1800 BC में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्वार की खेती यानी कि sorghum की खेती जो है 1725 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। गन्ना की खेती जो है 1500 BC में स्टार्ट हुआ। लोहा का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन आया था कि जो है ना लोहा का उपयोग जो है किस काल में स्टार्ट हुआ, तो वो था वैदिक काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लोहा का आविष्कार हो गया, यानी कि जब लोहा का जब खोज हो गया तो उसका उपयोग जो है खुरपी, कुदाल, हल, फार इस सब में होने लगा। उसके बाद था क्या कि 1400 ईसा पूर्व 1400 BC के पूर्व कांस्य यानी कि ब्रोंज का उपयोग जो है ना अलग अलग धातु बनाने में होता था। और पूछा जाए कि ब्रोंज का उपयोग कब से हो रहा है, तो हो जाएगा 3200 BC से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 1500 BC में जो है सिंचाई की शुरुआत हुई। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है ना आलू यानी कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, तंबाकू, चिली, पपाया, गुआवा, ग्राउंडनट, कॉटन, पाइनएप्पल का मतलब होता है अनानास, ठीक है, इन सभी को भारत में लाया गया। मतलब कि इन सभी जो है ये सभी जितने भी क्रॉप हैं वे जो भारत में से पहले कभी नहीं थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आधुनिक कृषि का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वेन हेलमोंट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पौधों का आधार जल है। मतलब प्लांट का जो है 90% से अधिक जो है ना जो बॉडी वो जो वाटर का ही बना होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक के बारे में। इनसे अधिक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है जेथरो टूल, ठीक है। जेथरो टूल बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। जेथरो टूल ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद है कि इसी पुस्तक के आधार पर सीड ड्रिल एक मशीन है जिसका काम है बुआई करना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो सीड ड्रिल का उपयोग किस कार्य में होता है, तो बुआई का मतलब होता है सोइंग के काम में लिया जाता है। तो इसी पुस्तक के आधार पर सीड ड्रिल एवं घोड़ा चालित कल्टीवेटर यानी कि हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद है वीट टर्म यानी कि खरपतवार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है जेथरो टूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कारण से इनको जो है फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ जीरो टिलेज, ठीक है, तो ये थे जीबी ट्रिपलेट। इनको आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना कि फादर ऑफ अगर पूछा जाए क्या कि वीट साइंस तो ये है जेथरो टूल। अगर पूछा जाए फादर ऑफ टिलेज तो ये भी है जेथरो टूल। लेकिन पूछा जाए अगर कि फादर ऑफ जीरो टिलेज तो ये हो जाएगा जीबी ट्रिपलेट। आगे जस्टिस वॉन लेविग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। जस्टिस वॉन लेविग ने बताया कि पौधे कुछ रसायन अपने भोजन के रूप में मिट्टी से ग्रहण करते हैं। मतलब प्लांट जो है ना मिट्टी से कुछ न्यूट्रिएंट को जो है
एब्जॉर्ब करके अपना भोजन को गठन करता है। आगे है लॉ ऑफ मिनिमम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मिनिमम किस वैज्ञानिक ने दिया था, वो भी थे जस्टिस वॉन लेविग। आगे 1842 ईस्वी में सर जॉन बेनेट ने रॉक फॉस्फेट को प्रतिक्रिया कराकर सुपर फॉस्फेट बनाने के तरीके को पेटेंट किया। देखिए सुपर फॉस्फेट से क्या होता है कि प्लांट को फास्फोरस मिलता है, तो इसको आप लोग फास्फोरस और साथ में साथ सल्फर भी मिलता है। आगे है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि धान में बोनापन के लिए जिम्मेदार कौन सा जीन है। मतलब कि धान का क्रॉप पहले क्या बहुत लंबा होता था, तो लेकिन अब क्या, अब जो बोना होता है तो धान में बोनेपन यानी कि ड्वार्फिंग के लिए जिम्मेदार जीन, तो ये है DGU जीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जो है हमेशा आप लोग को याद रखना है। अगर पूछा जाए गेहूँ में, तो गेहूँ में बोनापन के लिए जिम्मेदार जीन ये है नोरिन-10। आगे है ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गॉड ने 1968 में। और हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, यानी कि स्टार्टिंग कब से हुआ, तो 1966 से 1967 कहाँ पर, पंजाब में स्टार्ट हुआ। आगे बात करते हैं 1830 ईस्वी में पहला सीड ड्रिल यानी कि बुआई यंत्र का निर्माण किया गया। ठीक है, पूछ सकता है कि फर्स्ट सीड ड्रिल जो कब बनाया गया था, 1830 ईस्वी में। उसके बाद ये भी क्वेश्चन एग्जाम में BCC के एग्जाम में पूछा गया कि पहला ट्रैक्टर 1892 ईस्वी में USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है BCC में आया हुआ है। उसके बाद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हिंदी होता है स्थानांतरित कृषि। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में कि जो फार्मर होते हैं वो किसी भूमि भाग पर 2 से 3 साल तक खेती करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसमें एक ही फसल लगाने के कारण क्या होता है, उसमें उस मिट्टी में किसी खास पोषक तत्व की कमी हो जा रही है। देखिए इसका मतलब आप लोग एक एग्जांपल से इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं अगर भोज हो रहा है, भोज में अगर सब आदमी अगर व्हाइट वाला मिठाई मांगने लगेगा तो क्या होगा, कुछ समय के बाद व्हाइट वाला मिठाई की कमी आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम एक ही क्रॉप को लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई एक क्रॉप जो है ना किसी खास पोषक तत्व को मिट्टी से अवशोषित करता है। इस कारण से क्या होता है, उस मिट्टी में उस पोषक तत्व की कमी आ जाती है, उस कारण से उपज कम हो जाता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उस भूमि को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस कारण से इस कृषि का नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये कहाँ होता है, तो ये मेनली होता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, यानी कि असम में, मेघालय तरफ होता है। और भी होता है जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाका में होता है, झारखंड के कुछ इलाका में होता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग बोलते हैं झूम बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं और सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी एक PG का CUET PG का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। आगे नकदी फसलें, नकदी फसलें को इंग्लिश में बोलते हैं कैश या कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, देखिए नकदी फसलें ऐसी फसलें होती है जिनको फार्मर जो है ना बेचने के उद्देश्य से ही लगाता है। मतलब क्या है कि उसको खाने के उद्देश्य से नहीं लगाता। मतलब अगर उस फसल का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको केवल वो बेचेगा। जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना को कभी भी फार्मर जो है खाने के पर्पज से नहीं लगाता। आलू हो गया, तंबाकू हो गया, पाट हो गया, केला हो गया, मखाना हो गया, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, नकदी फसलें। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी आता है। आगे है कि मिट्टी की उर्वरता उत्पादकता को बचाए रखने के लिए वैज्ञानिकों ने अब निम्न चीज़ों पर ध्यान दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी के समय में कि इतना अधिक फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं क्या कि भूमि हमारा ऊसर हो गया, बंजर होते जा रहा है। उसको बचाए रखने के लिए भूमि की जो फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी को बचाए रखने के लिए फार्मर ने अब जो है निम्न चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदी क्या है, तो जैविक कृषि। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो आप लोग को इसमें एक लाइन बोलना है कि नो यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट। मतलब कि कोई भी जो है ना, कोई भी मानव निर्मित इनपुट का, मतलब कि फर्टिलाइज़र हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, कोई भी केमिकल का यूज नहीं करना है। बिना केमिकल की खेती जब करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है टिकाऊ खेती। ठीक है, उसके बाद INM, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन BCC के एग्जाम आया हुआ है कि INM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो INM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि समेकित या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। ठीक है, आगे है IPM भी ये BCC के एग्जाम आया हुआ है। IPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि समेकित कीट प्रबंधन। उसके बाद उसी प्रकार से एक और होता है IDM। ठीक है,
IDM। IDM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड, डी का मतलब है डिजीज, DISEAS डिजीज, इंटीग्रेटेड डिजीज, एम से मैनेजमेंट मतलब समेकित रोग प्रबंधन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट को कवर किया है आप लोग को सेम टू सेम फेयर कर लेना है और उसको बार बार पढ़ के आप लोग को याद कर लेना है, ताकि अगर आप लोग के एग्जाम में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर पता हो और आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके आए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।